नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 3 बजने वाले हैं, वक्त है 3 का तड़का का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर के साथ। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। पहले से चली आ रही एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदे हैं। इस रिपोर्ट में समझिए। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और 5वां ग्रेजुएटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। यह योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक्टर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज के बाद पंजाब में फिल्म के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। आरोप है कि इस फिल्म के जरिए सिख समुदाय को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में समझिए। रिलीज से पहले फिल्म इमरजेंसी पर बवाल। कंगना रनौत की फिल्म पर बैन लगाने की मांग। फिल्म में सिखों को बदनाम करने का आरोप। हमेशा विवादों में रहने वाली एक्टर कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब में बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के दौर पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस फिल्म में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। लेकिन ट्रेलर रिलीज के बाद सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इनका आरोप है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे सिख समुदाय के लोग आहत हैं। ਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ नहीं सी ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ही नहीं खालिस्तान। फिल्म इमरजेंसी में वर्ष 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के दौर को भी दिखाया गया है। आरोप है कि फिल्म में खालिस्तान के नाम पर कुछ किरदारों का गलत चित्रण किया गया है। फिल्म की रिलीज रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है। दावा है कि फिल्म में सिखों की छवि को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इससे देश का माहौल भी बिगड़ सकता है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई गई है। बारे में एक ट्रेलर जारी किया गया जिहड़ा कि बड़ा विवादपूर्ण है। असी इस गल लई सहमत हाँ कि इतिहास का फिल्मांकन होना चाहिए, सही तत्थ जिहड़े आ सामने आने चाहिए, पर्दे ते आने चाहिए, पर उहदे विच जो सिखां नूं एक नफरत का पात्र बनाया गया, सिखां नूं बेखौफ ते एक निर्दयी जालम बना के लोगों को मारन वाला दिखाया गया। सो ट्रेलर के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा वो बहुत माड़ा, तो सिखां दे मनां विच इस गल लई काफ़ी रोस है कि ये जिहड़ी ये चीज़ दिखाई जा रही है, इहदे विच सिख करैक्टर नूं जिहड़ा कि बदनाम करने की कोशिश है। असीं इस दा डटवा विरोध करते हैं। फिल्म इमरजेंसी पर बढ़ते विवाद से पंजाब बीजेपी के नेताओं के लिए भी असमंजस की स्थिति बन गई है। पंजाब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में धार्मिक कमेटी से मंजूरी के बाद ही बनानी चाहिए। अज वो कंगना रनौत की फिल्म के बारे च कुछ लोगों ने इतराज किया। मैं समझदा कि जिहड़ा भी किसी भी धर्म के बारे च जो संवेदनशील धर्म ने या ईवन जैन धर्म भी है, इस्लाम भी है, सिख भी है, खालसा भी है, उहदे बारे च कोई भी चीज़ अगर करनी होवे तो उन्होंने एक कमेटी बननी चाहिए। उहदे तो अप्रूवल जरूर पहला बनने तो पहला ही ली जाए ताकि ऐसे मसले पैदा ना हों। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अगले महीने 6 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत फिल्म के प्रमोशन में भी जुटी हैं। तो वहीं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती चली जा रही है। 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई झूठ पकड़ने वाली मशीन से सच पता लगाने में जुटी है, जिससे इनके बयानों में जो विरोधाभास है वो क्लियर हो सके। इस बीच देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी। दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही। रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी। उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था। फिर भी उसे नोचा गया, खसोटा गया, असमत लूटी गई, मौत के मुंह में झोंक दिया गया। हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी द कोलकाता फाइल्स। देश उबल रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन? डॉक्टर बिटिया का कातिल कौन? डॉक्टर बिटिया की रूह को कब मिलेगा सुकून? किसी के पास जवाब नहीं है। किसी के पास 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? कौन कौन शामिल? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई परत दर परत तलाश कर रही है। केस का रेशा रेशा खंगाल रही है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे हैं। 15 दिन बाद कितने मिले सबूत? कितने मिले गवाह? कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ?
डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ? द कोलकाता फाइल्स। कोलकाता केस की डिटेल दिखाने से पहले पीड़िता के पिता ने क्या कहा, सुनिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिससे काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा, लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हमको फोन से भी बात नहीं। जब उनका शव मिलता आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया। उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उन्होंने बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दी। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझी हुई हैं। सीबीआई का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्ज किए हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। बड़ा सवाल यह भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं। आज जो हुआ, आपको वारदात की खबर किसने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी? पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे। फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, लेकिन उस रात क्या हुआ था इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सौमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए जहां वो 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देखा। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सौमित्र स्लीप रूम में गए जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। गुलाम ने 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि सुखदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास हैं। और अब हम आपको उस वायु वीर से मिलवाते हैं जो 24 वर्षों से भारत की सेना में शामिल है, जिसने दुनिया भर में अपना दम दिखाया और जो न सिर्फ देश की रक्षा के लिए प्रथम प्रहरी के तौर पर तैनात रहता है बल्कि मुश्किल हालात में फंसे लोगों के लिए संकट मोचक साबित हुआ है। वो है देश में बना वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव। हिंद की शान, आसमान का सबसे तेज तर्रार प्रहरी, समंदर से लेकर रेगिस्तान तक में बादशाहत, देश में बना दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स में शामिल ALH ध्रुव यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ALH ध्रुव को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। इसमें 2 टर्बो इंजन लगे हैं जिसे मल्टी रोल मल्टी मिशन के लिए महारत हासिल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, हर मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने वाला। मिलिट्री के साथ साथ ध्रुव का सिविल वर्जन भी भरोसे पर खरा उतरा है। साल 2001 में AHL ध्रुव को मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मंजूरी मिली और साल 2003 में सिविल ऑपरेशन के लिए। AHL ध्रुव समंदर, हाई ऑल्टीट्यूड पर
रेगिस्तान में और खराब मौसम में भी ऑपरेट कर सकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर का लोहा लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 35 देशों ने माना है। इसकी वजह है कि इसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड, सिविल ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन, राहत और बचाव से लेकर निजी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्रुव का वजन 2500 किलो है और ये 5500 उड़ान वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जो इसे अपनी क्लास के दुनिया भर के हेलीकॉप्टर से बेहतर बनाता है। इजराइल की सेना ने आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। एक के बाद एक 40 एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया गया, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने 48 घंटे के लिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। 40 एयर स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह। इजराइल की सेना ने आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी करके उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजराइल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी और इससे पहले कि हिजबुल्लाह इस हमले को अंजाम तक पहुंचाता, इजराइल की सेना ने खतरे को भांप लिया और उत्तरी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक 40 एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के 10 हथियार डिपो पर मिसाइलें दागी। इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट लॉन्च पैड भी तबाह हो गया, जबकि इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों के भी तबाह होने की खबर है। בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. עשרות מטוסים של חיל האוויר תוקפים כעת מטרות באזורים שונים בדרום לבנון. אנחנו ממשיכים להסיר איומים, לתקוף באופן עצים את ארגון הטרור חיזבאללה. חיזבאללה משגר רקטות וכלי טייס בלתי מאוישים לשטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה האוויריות שלנו, ספינות חיל הים ומטוסי חיל האוויר נמצאים במשימת הגנת שמי המדינה. उधर इजराइल के भीषण हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करने का दावा किया और बताया गया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मौजूद रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 320 से ज्यादा रॉकेट दागे। साथ ही ड्रोन के जरिए भी कुछ हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा यह हमले पिछले महीने उनके कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने की शुरुआत है और उसने 100 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन की मदद से इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया था, जिनमें हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर की मौत हो गई थी। फुआद शुकर लंबे समय तक हिजबुल्लाह का सदस्य रहा और हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करता रहा। और हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद इजराइल ने 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के दागे कुछ रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में सफल हो गए और इन हमलों के बाद हुए नुकसान की वजह से ही इजराइल ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद हुए नुकसान और हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री के साथ तेल अवीव में एक बैठक भी की। उधर आईडीएफ ने भी हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी। आईडीएफ के एक कमांड सेंटर से इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें इजरायली सेना के कई अधिकारी इन हमलों पर नजर रखते हुए दिखाई दिए।
साथ ही लेबनान से लगती उत्तरी इजराइल के कुछ इलाकों में आंशिक प्रतिबंध लगाए जाने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही इजराइल की जनता से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई।